नमस्कार स्वीकार कीजिए संजय चौबे का। पुस्तकालय में आजकल हम भगत सिंह की रचनाओं से गुजरते हुए उनको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पिछले अंक में उनकी क्रांतिकारी रचना मैं नास्तिक क्यों हूँ के माध्यम से हम धर्म और ईश्वर के संबंध में उनके विचारों से रूबरू हुए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिएगा। तो चलिए पुस्तकालय में आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में हर कोई जब यह तय करने में लगा है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को राजनीतिक मसलों पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब यह जानना दिलचस्प होगा कि इस संबंध में भगत सिंह क्या सोचते थे। इसी के साथ भगत सिंह पंडित नेहरू की तुलना सुभाष चंद्र बोस से करते हुए जो लिखते हैं उसे पढ़ना भी बड़ा रोचक होगा, तो साथ बने रहिएगा। अपने दौर की पंजाब सरकार के एक फैसले का जिक्र करते हुए भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति नामक अपने लेख में लिखते हैं, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। भगत सिंह आगे कहते हैं, जिन नौजवानों को देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? आगे का हिस्सा बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। कुछ ज्यादा चालाक आदमी कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स को पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। दूसरी बात यह कि व्यवहारिक राजनीति होती क्या है। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का हुआ ना। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? 100 साल बाद भी राजनीति में छात्रों के शामिल होने के संबंध में तथाकथित समझदार लोगों की राय नहीं बदली है, जबकि वे लगातार भगत सिंह की दुहाई दे रहे होते हैं। ऐसे में भगत सिंह के उस लेख की अंतिम कुछ पंक्तियों का पढ़ना बड़ा जरूरी है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें, अन्यथा बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। विद्यार्थी और राजनीति नामक इस लेख के बाद भगत सिंह की एक रचना आपसे साझा करना चाहूँगा, जिसमें वे पंडित नेहरू के संबंध में अपनी राय देते हैं। जुलाई 1928 के कीर्ति में छपे लेख में भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के विचारों की बड़ी बेबाक तुलना करते हैं। सुभाष बाबू व पंडित नेहरू के विचारों और वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए भगत सिंह अपना फैसला सुनाते हैं, सुनिएगा। पंडित जी एक क्रांति करके सारी व्यवस्था ही बदल देना चाहते हैं। सुभाष भावुक हैं दिल के लिए, नौजवानों को बहुत कुछ दे रहे हैं पर मात्र दिल के लिए। पंडित नेहरू एक युगांतरकारी हैं जो दिल के साथ साथ दिमाग को भी बहुत कुछ दे रहे हैं। उस दौर के दो चमकते नेताओं के संबंध में भगत सिंह विचार करते हैं।
और कहते हैं, अब सवाल यह है कि हमारे सामने दोनों के विचार आ गए हैं, हमें किस ओर झुकना चाहिए। सुभाष आज शायद दिल को कुछ भोजन देने के अलावा कोई दूसरी मानसिक खुराक नहीं दे रहे। इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की सख्त जरूरत है और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके अंधे पैरोकार बन जाना चाहिए, लेकिन जहां तक विचारों का संबंध है वहां तक इस समय पंजाबी नौजवानों को उनके साथ लगना चाहिए, ताकि वे इनकलाब के वास्तविक अर्थ, हिंदुस्तान के लिए इनकलाब की आवश्यकता, दुनिया में इनकलाब का स्थान क्या है आदि के बारे में जान सकें। यहाँ उल्लेखनीय है कि पंडित नेहरू और भगत सिंह दोनों एक दूसरे से बेहद प्रभावित थे, जो साफ साफ उन दोनों की रचनाओं में मिलता है। पंडित नेहरू अपनी आत्मकथा में कई जगह भगत सिंह का उल्लेख करते हुए उनकी तारीफ करते हैं। साथ ही भगत सिंह जब जेल में भूख हड़ताल पर थे तब पंडित नेहरू उनसे मिलने जाते हैं और इस मुलाकात का जिक्र वे अपनी आत्मकथा में करते हुए कहते हैं कि यह भगत सिंह से पहली मुलाकात थी। महीने भर की भूख हड़ताल की वजह से भगत सिंह और उनके साथी बेहद कमजोर हो चुके थे और बातचीत करना भी मुश्किल हो रहा था। कमजोरी के बावजूद भगत सिंह के चेहरे पर जो नूर था, पंडित नेहरू उसका जिक्र अपनी आत्मकथा में करते हैं। आज बस इतना ही पढ़ना जरूरी है, इसलिए पुस्तकालय में हम मिलते रहेंगे। आगे भगत सिंह की कुछ और रचनाओं को भी पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।